हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, अप टू डेट चल रही होगी। अब आपके एग्ज़ैक्टली 30 डेज़ बचे हैं आज से, आपके एग्ज़ाम शुरू होने में। तो इन 30 डेज़ में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए तैयारी करने के लिए पेपर के प्रति? ये थोड़ा-सा मैं आपको कुछ गाइड करने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो क्या आपकी 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अब जो आपके 30 डेज़ बचे हुए हैं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो आइए मैं एक-एक करके आपको कुछ बातें बताऊँगा कि आपको किस तरह अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक स्टडी शेड्यूल डेली बेसिस पर क्रिएट कर लेना चाहिए। मतलब हर दिन आपको कितने घंटे पढ़ना है और कब-कब पढ़ना है, ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना है, ये तो आप ही को डिसाइड करना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम आज से 12 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए। और मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये मानकर चल रहा हूँ कि मतलब आपकी प्रिपरेशन यानी आपका जो सिलेबस है, वो या तो लगभग कंप्लीट हो चुका है या ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है? 2-4 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है? तो मेरे हिसाब से कम आप 12 घंटे का तो शेड्यूल बनाएँ, ज़रूर। 12 घंटे से ज़्यादा बनाना चाहो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 घंटे पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो, आप 24 घंटे पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो प्रैक्टिकल है, 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो, तो वो आउटपुट लगभग मेरे को लगता है 12 घंटे ही आ पाता है, ठीक है? एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो इसलिए मैं हिसाब से बात करूँगा कि 12 घंटे का आपको कम से कम शेड्यूल बनाना चाहिए और इस 12 घंटे के शेड्यूल को आपको 3 पार्ट में बाँट देना चाहिए। मतलब 3 सेशन में आपको बाँटना चाहिए। एक सेशन आपका 4 आवर्स का होना चाहिए। ठीक है? मतलब एक बार में आपको सिटिंग लेनी है 4 घंटे की। लेकिन 4 घंटे की कंटीन्यूअसली सिटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक 2 घंटे का सिटिंग लगाएँगे, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आप 2 घंटे का सिटिंग लगाएँगे और फिर आप उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहला आपका 4 घंटे का एक सेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद 2 ढाई घंटे का ब्रेक और फिर आपका 4 घंटे का एक सेशन होना चाहिए, फिर आपका 2 ढाई घंटे का ब्रेक और उसके बाद फिर आपका एक 4 घंटे का सेशन होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको लिख कर दिया है कि मेक शेड्यूल एट लीस्ट फॉर 12 आवर्स इन अ डे। यानी ये तो कम से कम है। इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो बिल्कुल आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए इन 30 डेज़ में। ठीक है? और इट शुड बी डिवाइडेड इन 3 सेशन ऑफ 4 आवर ईच। अब ये जो 4 आवर का सेशन आपको रखना है, कि मतलब मेरे को 4 घंटे जो पढ़ना है, वो किस टाइम पढ़ना चाहिए? वो मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, वो इवनिंग में पढ़ना चाहिए, वो रात को पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ना चाहिए? तो देखो, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। आप ये किसी का वीडियो देखकर या किसी की बात सुनकर कभी भी डिसाइड मत करना कि आपको किस टाइम पर पढ़ना है। आप ज अपने आप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो आप किस टाइम पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, आपको उसी टाइम पर पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुबह को उठकर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, तो सुबह को उठकर पढ़िए। कुछ बच्चे होते हैं कि जो रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो आप रात में पढ़िए। आप दिन का शेड्यूल बनाइए, मतलब 4 घंटे का आपको अगर 12 घंटे का अगर आपको शेड्यूल बनाना है, 4 आवर्स के 3 सेशन, तो कुछ दिन में आएँगे, कुछ रात में आएँगे। अब दिन में जो आएँगे वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको लेना है या दोपहर से शुरू करना है, वो आपको डिसाइड करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सुबह को जल्दी उठ जाता हूँ, तो आप बिल्कुल सुबह से बनाइए। आपको लगता है नहीं मेरे को रात को लेट तक पढ़ना है, तो आप उस हिसाब से शेड्यूल बनाइए। आप दिन में 12 बजे से शुरू करिए। ठीक है? अब जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बोलूँ कि आपने सुबह 8 बजे से अपना शेड्यूल बनाया, तो सुबह 8 से लेकर लगभग 12 साढ़े 12 तक आपका पहला सेशन खत्म होना चाहिए।
यानी 8 से 10 आप बैठोगे पढ़ने के लिए, तो 8 से 10 कंटिन्यूअसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको स्टडी करनी है, 8 से 10। उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है? और फिर बैठिए 15-20 मिनट के बाद, और फिर आप 2 घंटे की कंटिन्यूअसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन की सिटिंग लगाएंगे। इस तरीके से फिर आप जब 12:30 बजे या 12 बजे के वक्त फ्री हो जाएंगे अपने 4 घंटे का स्टडी करने के बाद, उसके बाद कम से कम आप 2 से ढाई घंटे का ब्रेक लीजिए। उसमें आप अपना खाना खाइए, ठीक है? अपने ज़रूरी काम है वो करिए, थोड़ा बहुत अगर नींद लेनी है, सोना है तो सोइए भी। और फिर उसके बाद आप बैठिए ढाई बजे के आसपास से, और ढाई बजे के आसपास से फिर एक 4 घंटे की सिटिंग लगाइए, वही पहले 2 घंटे कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में आपका मोबाइल फ़ोन है। इसलिए जब वो 2 घंटे की सिटिंग आप कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन के साथ जब लगाओगे ना, तो उस वक़्त मोबाइल फ़ोन या तो बंद करके रख दो या अपने से दूर कर दो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए उस वक़्त। तभी आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी हो पाएगी। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन आपके साथ में रहेगा, तो आपको लगेगा तो कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, लेकिन आपका जो इफ़ेक्टिव स्टडी होगा ना, वो 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं आएगा, क्योंकि बार-बार आप फ़ोन को यूज़ करोगे, बार-बार फ़ोन को यूज़ करोगे। ये दिल है कि मानता ही नहीं है। इसलिए या तो बंद करके रखिए या फ़ोन को दूर रखिए अपने से। ठीक है? जो आपको 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता है 2 घंटे की कंटिन्यूअस स्टडी के बाद, उस वक़्त आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना करिए। बस वही 15-20 मिनट के लिए। ठीक है? फिर 2 घंटे का विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको वो लगाना चाहिए। इसी तरीके से तो आपने दोपहर का टाइम को यूटिलाइज़ करिए, 12 साढ़े 12 बजे के बाद अपने को क्या करना है, आपको खाना-वाना खा के थोड़ी बहुत नींद लेनी है। फिर ढाई बजे से आप एक और सेटिंग लगाएँगे, वही 2 घंटे, 2 घंटे। वो लगभग 6 साढ़े 6 बजे आप फ्री हो जाएँगे। ठीक है? फिर 2 ढाई घंटे का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर सेटिंग लगाइए एक 4 घंटे का। इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपको 12 घंटे अगर पढ़ाई करोगे, और ये आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, यानी डेली बेसिस पर। और ये बिल्कुल मत करना कि कभी किसी दिन पढ़ लिया, कभी किसी दिन पढ़ लिया, कभी किसी दिन पढ़ लिया। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। हर दिन उसी टाइम पर पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपने शेड्यूल बनाया है कि सुबह 8 से 12 मेरा पहला स्लॉट होगा, फिर ढाई बजे से साढ़े 6 बजे तक मेरा दूसरा स्लॉट होगा, और रात को 10 बजे से मेरा 2 बजे तक मेरा तीसरा स्लॉट होगा। ठीक है? या 9 बजे से मेरा तीसरा स्लॉट होगा 1 बजे तक। ये कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी टाइम पर अब कौन-सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है, ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना है। यानी कौन-सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पर स्टडी करनी है। आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिकल पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, ये आप डिसाइड करो। आप एक बार बस डिसाइड कर लो बैठकर। आधा दिन आपको लगेगा ये सब डिसाइड करने में, एक बार टाइम वेस्ट कर लो डिसाइड करने में। और एक बार डिसाइड करने के बाद उसको फिर कंसिस्टेंटली फॉलो करो। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया ये सब, तो फिर ये प्लान आपका फेल हो जाएगा। ठीक है? अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से टाइम चुनो, अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से सब्जेक्ट चुनो। पढ़ना तो आपको सारे सब्जेक्ट हैं, बस ये है कि कौन से टाइम पर कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आप ही अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हम अगर कोई भी बात बताते हैं, तो हम जनरल बताते हैं। वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके लिए जो हम बात बता रहे हैं, वो सूटेबल नहीं है। कुछ बच्चों के लिए वही चीज़ सूटेबल है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से टाइम डिसाइड करिए, यही 4-4 घंटे का, और यानी 4 घंटे के 3 सेशन बनाइए, वो चाहे आप किसी भी टाइम में बनाइए, वो अपने हिसाब से बनाइए। और एक बार बना लीजिए, तो उसको कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करिए। ठीक है? कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करना है। तो देखिए, मेक शेड्यूल एट लीस्ट 12 आवर्स इन अ डे। इट शुड बी डिवाइडेड इन 3 सेशन ऑफ 4 आवर ईच। द 4 आवर सेशन शुड बी यूज्ड एज़ अंडर। मैंने आपको लिख कर दे दिया है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको ले सकते हो। 2 आवर कंटिन्यूअस स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जब वो 2 घंटे का आप स्लॉट लगाओगे। फिर 15-20 मिनट का मतलब ब्रेक लेके फिर 2 घंटे का स्लॉट लगाओगे। तो इस पीरियड में आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है? तो देन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 टू 20 मिनट्स, अगेन कंटिन्यूअस स्टडी फॉर 2 आवर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और ये जो 4 आवर का सेशन होगा, इसको आप डिसाइड करिए ऑन योर ओन प्रेफरेंस। यानी प्लान सेशन व्हेन यू आर कंफर्टेबल। लेकिन एक बार सेशन अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया सुबह 8 बजे से मेरे को बैठना है, या आपने डिसाइड किया मेरे को तो दोपहर को 12 बजे से बैठना है,
then it should be applied consistently on daily basis. जब आप कोई काम consistently करते हो ना, then it become your habit. तभी आपकी हैबिट बनती है। अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे, कभी 4 घंटे किसी टाइम पढ़ लिया, कभी किसी टाइम पढ़ लिया, कोई टाइम टेबल आपका नहीं है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ाई छोड़ दी, किसी एक सेशन को छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सेशन छोड़ दिया। आप सोचोगे अच्छा थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, सुबह को पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, मैं इसको कवर कर लूंगा बाद में जाकर, वो फिर कुछ नहीं होता बाद में। इसलिए ये बात आपको यहाँ पर, ये तो है शेड्यूल बनाने की। इन 30 दिनों में आपको क्या शेड्यूल लेकर चलना है, और ये शेड्यूल 30 दिन का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हमेशा हमारा ऐसा ही रहना चाहिए। एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि हमको इस टाइम पर पढ़ना है, जितने घंटे पढ़ना है इस टाइम पर पढ़ना है डेली बेसिस पर। तो ट्राई टू स्टडी सेम टाइम ऑन ईच डे, इट बिकम योर हैबिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब अपने सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है इन दिनों में। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए। हर सब्जेक्ट की पढ़ाई एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर करिए। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है ए कैटेगरी के वो चैप्टर जो आपको टाइम कम लगेगा उसमें, लेकिन मार्क्स वो ज्यादा देते हैं। ठीक है, बी कैटेगरी के जो मॉडरेट होते हैं, जितना टाइम लगता है उतने ही मार्क्स होते हैं। और सी कैटेगरी में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो पढ़ने में टाइम तो ज्यादा कंज्यूम होता है उनमें, लेकिन मार्क्स में उतने ज्यादा नहीं आते एग्जाम में। तो हर सब्जेक्ट वाइज आपको ये एबीसी एनालिसिस कर लेनी चाहिए अभी से। यानी या तो आपने कर ली होगी, या आप कर लीजिए अगर नहीं की है, और उसके हिसाब से पढ़िए, पढ़ाई करिए। और किन चीजों पर, कौन से मटेरियल पर फोकस करिए, जो भी आपके टीचर्स के नोट्स हैं उस पर, और जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, एसएम हो गया यानी स्टडी मॉड्यूल हो गया, आरटीपीस, एमटीपीस, और जो पीवाईक्यू है, बस उस पर फोकस करिए अब इन 30 दिनों में। जो टीचर्स के नोट्स होंगे उनको पढ़िए, ठीक है, उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे उसको लगाइए, और फिर पूरा आईसीआई मटेरियल। ठीक है, ये आपका स्टडी मटेरियल, यानी जो आपको मटेरियल पढ़ना है इन दिनों में, वो होना चाहिए। कुछ और बातों का जरा मैं ध्यान रखना है, और वो कौन सी बातें हैं, देखिए कुछ अदर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 30 दिनों में खासकर आपको वो करनी है। सबसे पहली बात, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक है, इंस्टाग्राम है बंद कर दो, फेसबुक है बंद कर दो, व्हाट्सएप है उसको भी बंद ही कर दो। बस अगर यूज करना है तो सिर्फ काम के लिए यूज करो। किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में मत पढ़ो, बिल्कुल भी। आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे टकराएं, हो सकता है आपको भी इलेक्शन में इंटरेस्ट हो, तो बिल्कुल भी किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में मत पड़िए। आपके लिए वो काम अभी नहीं है। आपके सामने आपका एग्जाम है, आपका करियर है, कोई आपको कुछ देने के लिए नहीं आएगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो। आपको सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस करना है, किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल मैटर पर। बहुत सारे लोग आपको बहस करते मिल जाएंगे, दुकानों पर, ठीक है, नुक्कड़ पर, सोशल मीडिया पर। इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहिए, किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें, किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये सब डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। और कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ नहीं देने वाली, कोई जीते कोई हारे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। ठीक है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, अपने अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम पास करें, यही आपके लिए है। किसी भी गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज ओनली। ठीक है, और जब आप सेशन लगाते हो ना, जैसे आपने 4 घंटे का सेशन लगाया, उसके बाद जो आपको 2-2.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक टाइम में आपको क्या करना है, उस ब्रेक टाइम में भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि सोशल मीडिया पर जाकर 2-2.5 घंटे अपने बर्बाद कर दिए। अपने जरूरी काम निपटाएं, और ज्यादा से ज्यादा उस पीरियड में सोने की कोशिश करें। थोड़ा 1-8 घंटा अगर सो लेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, जो नेक्स्ट सेशन के लिए आप पूरी तरीके से एनर्जी के साथ तैयार होंगे, एनर्जेटिक होकर। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रेक टाइम आफ्टर 4 आवर सेशन ट्राई टू स्लीप rather देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ठीक है, लाइट फूड खाएं, क्योंकि गर्मी के दिन है, तो ज्यादा हैवी खाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 महीना है, इसको अच्छे से आपको मेंटेन करना है अपने आप को। ठीक है, और
6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है अगर आपको बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, मतलब अपने आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। देखो 1-2 दिन की बात अलग होती है, लेकिन रेगुलरली आप अगर नहीं सोओगे तो एक तो बीमारी का खतरा होता है और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है, और आप अच्छे से कंसंट्रेट भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो 6 से 60 घंटे का आपको स्लीप लेना है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब आज से आपको वो पेन और वो कैलकुलेटर यूज करने हैं जो आप एग्जाम में यूज करने वाले हो। यानी जिस पेन से आप एग्जाम लिखने वाले हो और जिस कैलकुलेटर को आप एग्जाम में यूज करने वाले हो, उसी पेन और उसी कैलकुलेटर को अब लगातार यूज करें। ये आपके रिदम को बनाएगा। आपको पता होगा मैं यही पेन यूज करता हूँ, यही कैलकुलेटर, तो ये आपका रिदम बन जाएगा। अगर आप कर रहे हो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो जो एग्जाम में पेन यूज करोगे उसी पेन को आज से यूज करना शुरू करें, और जो कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करोगे वही कैलकुलेटर अब लगातार यूज करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम के टाइम पर कैलकुलेटर ले लेंगे, अभी मोबाइल फोन से काम चला लेते हैं। बेटा मोबाइल फोन तो रखना ही नहीं है पास में, ठीक है, और कैलकुलेटर वही लेकर आओ जो एग्जाम में यूज करने वाले हो, और उसी को ही अब लगातार यूज करना है आपको, ठीक है। आप हैबिचुअल बन जाओगे फिर उसको यूज करने के। और यहां पर मैंने लिख दिया है, रिमेंबर स्टडी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये टाइम थोड़ा लेता है, आपके एफर्ट जो भी आप लगाओगे, जो आप टाइम कंज्यूम करोगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर शुरू में आपको लगे थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क करते रहिए, आप अपने आप प्रोग्रेस अपने आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है कि जो मतलब एबीसी एनालिसिस है वो हम कैसे बनाएं। तो देखिए मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूं, बाकी जो और सब्जेक्ट है वो और टीचर्स आपको बता देंगे या आप अपने आप उसको देख सकते हो। मैंने अपने अपने सब्जेक्ट में मैंने ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और मैंने कोई एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर नहीं किया, मैंने बस ये देखा कि ये चैप्टर कितने मार्क्स के आ सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन है, ये ध्यान रखना, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है बस। इंस्टीट्यूट का यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि पहला एग्जाम है न्यू कोर्स का, तो मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, बस मेरा एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है जिसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि भाई जैसे आपके जो 4 चैप्टर हैं अकाउंट्स वाले, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाई बैक, कैश फ्लो और ब्रांच अकाउंटिंग, इसमें मेरे को लगता है कि 30 मार्क्स का इसमें से आपको पेपर मिलेगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। जो आपका इंटरनल अमालगमेशन और कंसोलिडेशन है, मेरे को लगता है 20 नंबर का आपको इन 3 चैप्टर से मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा। तो यानी 50 नंबर का आपको इन पोर्शन से मिल जाएगा। उसके बाद आपके जो एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, मुझे लगता है 20 से 25 नंबर का आपको यहाँ से पेपर मिलने की उम्मीद है, जिसमें AS2 है, 10 है, 13 है, 16, 19, 26, 28। फिर उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें आपको 15 से 20 नंबर का मिलने की उम्मीद है, जिसमें AS1, 17, 18, 20, 24 और 25, यानी 15 से 20 नंबर का पेपर आपको यहाँ से मिल सकता है। और उसके बाद जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे वो 20 से 25 नंबर के एग्जाम में आपके आ सकते हैं, और इसमें भी जो AS15 है वो इम्पोर्टेंट है, 22 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, AS7 इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी आप प्रेफरेंस देख सकते हो कि आप 7, 15, 22, इनसे आपको हो सकता है कि 15 नंबर के क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, ये मेरा सिर्फ एस्टिमेशन है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट में भी यही पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है, क्योंकि पहला पेपर है तो ज्यादा प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन है बस ये, कितने इतने मार्क्स का आपका पेपर इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान रखेंगे और अच्छे से एग्जाम लिख कर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।